Yes, here we go, and write down the heading in the revision topic. हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए. बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज हम. एकदम इजी है नहीं? संतोष आवाज कम कर थोड़ी. आपसे उम्मीद है कि आप हेडिंग लिखेंगे हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम. हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम लिखो. हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम. ठीक है, मेरी तरफ से लिख कर ले लीजिए. घर में इस टॉपिक को आपको पूरी तरीके से रिवाइज करना है इन नॉट मोर देन 3 आवर्स. 3 घंटे इसके लिए सफिशिएंट होने चाहिए, और 3 घंटे में आप इसको स्पीड में कर पाएंगे. ध्यान से रहे, आप स्पीड में तभी कर पाएंगे जब आपको इसका इन एंड आउट कंसेप्ट पता होगा. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट पेज खाली छोड़ देना है. जो आपने जहां पर हेडिंग लिखी है वहां उसका पेज खाली छोड़ देना है, और यहां पर सिर्फ कंसेप्ट लिखेंगे. कुछ कंसेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा, सिर्फ कंसेप्ट लिखेंगे. इज दैट ओके? और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे. रेडी? सो हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स. हायर परचेस. बेटा ये हायर परचेस में देखो, व्हाट इज हायर परचेस अगर इसको समझना है. एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बेटर लाइफ. राइट? तुमने सीखा होगा ना बचपन में, लॉ ऑफ डिमांड. डिजायर्स आर अनलिमिटेड. सो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एवरीथिंग इज नॉट बैक्ड बाय परचेसिंग पावर. यू डोंट हैव मनी टू बाय इट रेडी कैश. सो दैट गेव अ मार्केट टू समथिंग कॉल्ड एज हायर परचेस. इंस्टॉलमेंट सिस्टम. इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम व्हाट हैपेंस इज कि आप बाय तो कर लेते हो अभी, बट उसका पेमेंट धीरे धीरे करते हो इन ईएमआई वेज. राइट? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स. सो दैट इज व्हाट रेड. Oh, sorry. An increasing demand for better life, not backed up by adequate purchasing power. Higher purchase transaction enables the purchaser to use the asset while paying for it by installment over an agreed period of time. तो क्या क्या मिलता है हायर परचेस में? You can use the asset for an agreed period of time by paying the installment. Am I communicating? All right, boys and girls. Then हम आगे बढ़ते हैं. तो इधर क्या हुआ, इसमें 2 लोग होते हैं. इसमें कितने लोग होते हैं बेटा जी? 2 लोग. पहले वाले व्यक्ति का नाम होता है हायर वेंडर, और दूसरे वाले व्यक्ति का नाम होता है हायर परचेसर. हमें एंट्रीज दोनों के ही बुक्स में आनी चाहिए. हायर वेंडर मतलब जो बेचता है, हायर परचेसर मतलब जो खरीदता है. एग्रीड? सो ये हुआ हायर परचेसर और हायर वेंडर. अब जरा हायर परचेस को थोड़ा इज्जत से, इत्मीनान से समझ लेते हैं. ठीक है, हायर परचेस को ध्यान से समझ लेते हैं. हायर वेंडर इसको असेट दे दिया, और उसके बाद में इसने इसको क्या दे दी? कैश. एम आई कम्युनिकेटिंग? यस. अब इसमें एक बात ध्यान में रखना है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स विथ हायर वेंडर अंटिल द हायर परचेसर हैज मेड ऑल द पेमेंट्स. नहीं समझे? सपोज ये पीरियड है जिसमें हमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है. तो हायर परचेसर को जब मैंने गुड्स दिए तो एक कार दे दी मान लो, या एक व्हीकल दे दिया. ये व्हीकल दिया आज, राइट? और इसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी इस पीरियड में. बट बेटा इस कार की ओनरशिप हायर परचेसर को ट्रांसफर होगी नॉट टुडे. इट इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड. हैव यू अंडरस्टूड? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन रियल लाइफ में मौजूद नहीं है. जैसे अगर आप मोबाइल खरीदते हो, तुमने मोबाइल खरीदा आज, ईएमआई पर क्यों ना खरीदा हो अमेजॉन से, तो ओनरशिप आज ही ट्रांसफर होती है. हायर परचेस ये सिर्फ किताबों में है, ऐसी कोई एक्ट पास नहीं हुई थी. इस एक्ट के चलते क्या हुआ था मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करता हूं. इस एक्ट के तहत वो ऐसे बोलते थे कि हमने ये प्रॉपर्टी आपको दे रखी है एज अ रेंट पर. हायर वर्ड, रेंट पर दी है, और आप इसको रेंट से प्रयोग करो. जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देते, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक आप सिर्फ कौन रहोगे? यू हैव जस्ट हायर्ड द प्रॉपर्टी फ्रॉम मी, यू आर जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी. एम आई कम्युनिकेटिंग? तो इस केस में प्रॉपर्टी वॉज नॉट सोल्ड, द प्रॉपर्टी वॉज ओनली हायर्ड. ऐसा उसका मीनिंग है, बुक मीनिंग. बट ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता. बट हम जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज पर द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो इसके लिए फिर मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई इधर नीचे. मान लो एक ऊपर का ही एक पार्ट रह गया था अपना पढ़ना, देख लो.
इन केस ही फेल्स मतलब कौन? हायर परचेसर fails to pay any of the installment, hire vendor will take back his goods without compensating the buyer. मतलब बायर से सिर्फ माल उठा के लेके आ जाओ, बात खत्म. मैं वापस रिपीट करता हूं, ऐसी ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है रियल लाइफ में, ऐसी कोई एक्ट पास नहीं हुई है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट आई कैन से प्रैक्टिसिंग वी आर डूइंग इट. ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं है. सर ईएमआई तो है, ईएमआई और हायर परचेस में फर्क है. ईएमआई में क्या होता है? ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है. इंस्टॉलमेंट सिस्टम मौजूद है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी क्या होता है? ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है. ये समझ आ रहा है? हायर परचेस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? लास्ट में. इसलिए मैं कह रहा हूं कि रियल लाइफ में मौजूद नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं. ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है. इसमें ये लिखा है, कार इज गिवन ऑन हायर परचेस फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स. 7 साल के लिए कार हायर पर दी है, राइट? अब इसने सॉरी, कार इज गिवन ऑन हायर परचेस फॉर 7 ईयर्स. तो बेटा इसने अगर एक कार ली है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस कार का बेनिफिट कौन उठा रहा है? लड़की उठा रही है कि लड़का उठा रहा है? नहीं, तुम गलत तरीके से सोच रहे हो. मैं एकदम इस पिक्चर को देखकर पूछ रहा हूं. कार का बेनिफिट कौन उठा रहा है? लड़की. लड़की है हायर परचेसर. लड़की कौन है भाई? हायर परचेसर. तो ये हायर परचेसर है क्या? हाँ भाई, मैं बोल रहा हूं हायर परचेसर. ये हायर परचेसर है. लिखने दे यार. लड़की अलाउ नहीं कर रही लिखने के लिए. ये हायर परचेसर है. हायरिंग. तो इसका बेनिफिट कौन यूज कर रही है? दिस हायर परचेसर ही यूज कर रही ना. पोजेशन भी इसके पास. अगर तुम जाओगे सब्सटेंस और फॉर्म से, सो सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से सिर्फ कागज पर ये ओनर है, बट ओनरशिप के सारे राइट ये ले रही है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कागजात में कौन ओनर है? ये हायर वेंडर है, बट हायर वेंडर को कुछ ओनरशिप के बेनिफिट नहीं है. बेनिफिट किसके पास है? सब हायर परचेसर के पास. इसीलिए बेटा जी हम इसके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ही हैज सोल्ड दी असेट, और इसके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे शी हैज परचेस दी असेट. तो रेंट की एग्रीमेंट करेंगे ही नहीं, रेंट दिखाना ही नहीं है. और यही सब चीजें आप AS 19 में भी सीखते हो, लीजेस, जो आपके ग्रुप 2 का सिलेबस है. एग्रीड? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, इतनी बात समझ में आ गई तो वी नीड टू मूव ऑन. और अभी अगले पन्ने पर जब हम जाएंगे, सो पेज नंबर 3 पर आ जाओ. पेज नंबर 3 पर आ जाओ. तो पेज नंबर 3 में कुछ स्पेशल टर्म्स है, राइट? ये पहले आपके नोटबुक में लिख रखो. पहला वाला कैश प्राइस. पहला वाला टर्म लिख रखो कैश प्राइस. पहले वाले टर्म का नाम लिखा कैश प्राइस. Now what is the cash price? Cash price is the price at which the goods are sold without any credit. I repeat, cash price is the price at which the goods are sold without any credit period. तो अगर मैं आज जाऊं विजय सेल्स में या मैं किसी भी मॉल में जाऊं और बोलूं मुझे आज तुरंत पैसा देकर, रोकड़ा देकर खरीदना है, कितने में दोगे? तो उसको बोलते हैं कैश प्राइस. और अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं तुमको पैसा दूंगा 10 महीने में, 10 महीने बाद, तो बेटा इसका मतलब हुआ कि वहां पर वो मुझसे इंटरेस्ट भी लेगा. सो देयर आर 2 प्राइजेस इन दिस होल चैप्टर विच आर ऑलवेज गोइंग टू कम अप. वन इज कॉल्ड एज कैश प्राइस एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज हायर परचेस प्राइस. रिमेंबर, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? हायर परचेस प्राइस. हैप्पी? तो देखो कैश प्राइस क्या? अ प्राइस बाय विच goods are purchased or sold in the market on cash terms, this price is known as cash down price या cash price लिख देते हैं. Agreed? Now what is the higher purchase price? A price payable by the buyer to seller under HP agreement. इसको अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वो है cash price plus interest is equal to what? Higher purchase price. जब ये बात हो गई तो बच्चों ने अभी नेक्स्ट पार्ट लिखे उसमें, नेक्स्ट पार्ट लिखे आपके इसमें, स्टूडेंट शुड फर्स्ट लर्न कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. इस टॉपिक की शुरुआत कहां से करें? स्टूडेंट्स शुड फर्स्ट लर्न कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. स्टूडेंट शुड फर्स्ट लर्न कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है पहले विद्यार्थियों ने वो सीखना चाहिए. हैप्पी? यस. आगे बढ़ो बेटा. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैश डाउन. Now what is the cash down?
इसको डाउन पेमेंट भी बोलते हैं। कैश डाउन को क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट भी बोलते हैं। डाउन पेमेंट में ऐसा होता है कि पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। ध्यान रहे, जो डाउन पेमेंट किया जाता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होगा? देखो, आज ही ट्रांजैक्शन हुई, आज ही कैश डाउन दिया। कैश डाउन मतलब कुछ रकम देनी पड़ती है ना जेब से आपके, कैश डाउन आज ही दिया। और एक होता है कि जो 1 महीने बाद दिया, 2 महीने बाद दिया, 3 महीने बाद दिया। एग्रीड? इसमें इंटरेस्ट होता है, कैश डाउन में इंटरेस्ट नहीं होता है। 3 चीजें समझ में आई। इस चैप्टर को शुरुआत करने के पहले आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आना चाहिए। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होगी। प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज कैश प्राइस। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए होगी। प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑलवेज कैश प्राइस। सेकेंड थिंग, हायर परचेस प्राइस इज व्हाट? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट कौन सी रकम पर कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग कैश डाउन। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग कैश डाउन, क्योंकि कैश डाउन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे आज मैंने मोबाइल खरीदा 40,000 का, आज के आज ही मैंने 10,000 रुपए दे दिए, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए 30,000 पर सिर्फ। क्या ये मुद्दे हमारे दिमाग में बैठ गए? आर वी क्लियर अबाउट दिस लॉजिक्स? नाउ मूविंग अहेड बॉयज एंड गर्ल्स, मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स में क्या क्या देख लीजिए फ्रॉम वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू। वेंडर मतलब जो सेल करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली होती है हायर परचेस प्राइस, उसके बाद में होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। मैजिक बॉक्स के हिसाब से हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। इसी को आप और एक एंगल से देख सकते हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ये आपके सिलेबस में अभी तो आपको जरूरत नहीं है, बट AS 19 में लगेगा, ग्रुप 2 में, इसलिए अभी बता के रख रहा हूं। मैंने क्या बोला उसमें? हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। एग्रीड? एंड दिस कैन ऑल्सो बी शोन एज व्हाट? कैश डाउन प्लस इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एग्रीड? तो जल्दी से बताओ मुझे, हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, और कैश डाउन प्लस इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एम आई कम्युनिकेटिंग? लवली पीपल, जब इतनी बात आपको समझ में आती है तो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लवली पीपल, यू नीड टू नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बायर में और वेंडर में सिर्फ इतना ही फर्क है, बायर को कॉस्ट पता नहीं होती। बायर को क्या नहीं पता होती है? कॉस्ट। तो बायर के एंगल से हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो कॉस्ट वाला नहीं है, और कैश डाउन प्लस इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या बेटा जी, मैं आपको यह समझाने में कामयाब हुआ कि कैश प्राइस और हायर परचेस प्राइस के बीच में इंटरलिंकिंग कैसे है? पक्का? अब मेरी दूसरी बात सुनो, हर एक प्रॉब्लम में यू शुड बी फर्स्ट एबल टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। एवरी प्रॉब्लम यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। कुछ बातें पूछ लूं, इंटरेस्ट किस पर निकाला जाता है? कैश प्राइस ऑलवेज। क्या कैश डाउन पर, कैश प्राइस पर, क्या कैश डाउन पर इंटरेस्ट होता है क्या? तो कैश डाउन माइनस कर कर आप इंटरेस्ट निकालेंगे क्या? नहीं। यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, हियर आर वी ऑन द नेक्स्ट पेज। अगर आप मूव कर चुके हो तो प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। अरे देख पीछे, देख पीछे, देख इधर बुक में पीछे नहीं, उधर पीछे देख। क्या तू भी छोरी? बेटा आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन किधर गया मेरे इसमें से? अच्छा, इलस्ट्रेशन ये पहला है, इधर है। ये आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। मैंने आपको कहा था, वादा किया था कि रिवीजन बैच में मैं मॉड्यूल और पीएम के क्वेश्चंस लूंगा, ताकि यार मकसद बराबर से सेटिस्फाई और मॉड्यूल के प्रॉब्लम होते जाए आपके। सो ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अगर पेज नंबर चाहिए तो 11.5 है, राइट? सो लेट्स रीड इट बेटा। A acquired on 1st Jan 2012 machine under hire purchase agreement which provides for 5 half yearly installment of 6,000 each. I am requesting you all to please underline 5 half yearly installment. बेटा जब 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होता है तो आपको इंटरेस्ट रेट को कर देना होता है आधा, क्योंकि बेटा जी पूरे साल भर का इंटरेस्ट रेट है मान लो 10%, तो 6 महीने का कितना होगा? 5%। कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़ते। The first installment being due on
1st July 2012. Please underline the first installment is due on 1st July 2012. Assuming that the applicable rate of interest per annum, calculate the cash value of the machine. All working should form part of your answer. तो इसमें मैं तुमको सीख दे रहा हूं क्या करना है, राइट? इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा. पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं. क्वेश्चन को जितना अच्छा दोस्त बनाओगे उतना आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी. जिस बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो आंसर भी नहीं निकाल सकता. इसलिए हमेशा मेरा फोकस होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया एक बार चर्चा कर लेते हैं. पहली चीज, कौन सी तारीख को ट्रांजैक्शन हुई? 1 Jan 2012 के दिन ट्रांजैक्शन हुई. क्या आप मेरी बातों से सहमत हो? यस. मेरा आपसे अगला प्रश्न है, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या उसी दिन कोई पेमेंट हुआ है क्या? प्लीज पढ़िए, क्या उसी दिन कोई पेमेंट हुआ है क्या? अगर उसी दिन पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट कौन से तारीख को हुआ है? 1/7/2012. मैं आपसे पूछता हूं, इस दिन जो पेमेंट होगा उस दिन उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? क्योंकि पेमेंट डिले हो रहा है तो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा. अप्लाई कॉमन सेंस. When the payment is getting delayed, the interest would be included. Now, sir, I am asking you the next question. This 6,000 rupees is given to you here. The next would be logically on 31st December or 1st Jan, whatever it is. 31st December 2012, 6 महीना भरना है ना, हर एक 6 महीने में. भाई और बहनों, सही बोल रहा हूं ना? So बेटा जी, it would be again how much? 6,000. Am I communicating? Or it could be 1st Jan 2013. 1st Jan होगा या 31st December. That is okay. मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, इधर 6,000 भरेंगे, ये 6,000 भरेंगे, ये कौन सी प्राइस का पार्ट है? ये इंस्टॉलमेंट है क्या? ये इंस्टॉलमेंट है क्या? अपने मैजिक बॉक्स फॉर्मूला को चेक करो पेज नंबर 2 पर, 2 या 3 पर, राइट? तुम्हें इंस्टॉलमेंट दिए हुए, तुम्हें इंस्टॉलमेंट दिए हुए क्या? मुझे बताओ ये कौन सी प्राइस दी हुई है इन्होंने? तुम्हें इंस्टॉलमेंट दिए हुए, कैश प्राइस दी हुई है क्या हायर परचेस प्राइस दी हुई है? हाँ, नहीं, इधर ये कैश प्राइस दी हुई है कि हायर परचेस प्राइस दी? हायर परचेस प्राइस. क्योंकि देखो आपका फॉर्मेट में मैजिक बॉक्स फॉर्मूला में कौन सा बैठता है? एक फॉर्मूला है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, वो तो दिया हुआ नहीं है. मैजिक बॉक्स फॉर्मूला नहीं मिल रहा है क्या? मिल गया ना? तो एक तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, वो तो नहीं है. दूसरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट. और तीसरा वाला कौन सा है? कैश प्राइस, सॉरी कैश डाउन प्लस इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर. तो बेटा जी इधर कैश डाउन है ही नहीं, क्योंकि तुमने बोला ना कैश डाउन नहीं है. बट बेटा हर एक हायर परचेस की इंस्टॉलमेंट दी हुई है क्या? यस. तो पहली चीज ध्यान से रखना कि क्या दिया हुआ है. आपको जो दिया हुआ है वो कैश प्राइस नहीं दी हुई है, आपको जो दिया हुआ है वो हायर परचेस प्राइस दी हुई है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैश प्राइस की जरूरत लगेगी. एग्रीड? देखो आपको दिया हुआ क्या है मैं बताने की कोशिश करता हूं. आपको यहां पर कितना पे होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यह सब दिया हुआ है. मतलब फ्यूचर वैल्यूज दी हुई है क्या? बट बेटा आज की कैश प्राइस नहीं दी हुई है, एचपी दी हुई है. फ्यूचर में कितना है? ये फ्यूचर में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है. इस इंटरेस्ट को माइनस करना होगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगी? कैश प्राइस. तो कैसे निकालते हैं मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं. ये देखिए, पूरी क्लास का ध्यान इधर. व्हेन, कोई लिखेगा नहीं, सब लोग सुनेंगे. व्हेन एचपी प्राइस, that is installments are given and rate of interest is given, use reverse method. तो मैं इधर लिखूंगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है? या आप सीरियल नंबर भी लिख सकते थे. फिर हम लिखेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एंड, फिर हम लिखेंगे इधर इंस्टॉलमेंट, फिर हम लिखेंगे इसको ग्रॉस, फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट, फिर हम लिखेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सॉरी बिगनिंग, सॉरी बाबा बिगनिंग. अब मेरा बच्चा बोल रहा है फॉर्मेट कैसे याद कराना. मेरे पास एकदम ट्रिक है, मैं उसके एंगल से समझा दूं. ओके, ये रही ट्रिक.
ये उल्टा है इसलिए तुमको याद करने में दिक्कत जा रही है। हमेशा फ्लो में जाओगे, लॉजिक लगाओगे तो आ जाएगा। देखो पहला वाला इंस्टॉलमेंट तो लॉजिकल है कि पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। ये फिर पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। मान लेते हैं मेरी अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है 1 लाख है सर, सही है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1 लाख है। फिर मैं उस पर क्या कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट। फिर मैं क्या बोलूंगा कि 1 लाख पर मेरे को इंटरेस्ट चाहिए 10,000। देखो अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1 लाख, फिर पहले उस पर क्या कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ गया, 10,000। फिर मैं बोलूंगा इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट है मान लेते 12,000 या 20,000, एग्रीड। ये मैं माइनस कर दूंगा तो बेटा जी मुझे क्या मिल जाएगा, एक पहले सॉरी 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 हाँ, एक थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, अरे जाना। तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रॉस। तो बेटा ग्रॉस कितना हो गया, 1,10,000, हाँ ना। और फिर उन्होंने इंस्टॉलमेंट दे दी कितनी, 20,000, हाँ ना। और फिर लास्ट में मेरे रसगुल्ले बच्चे, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 माइनस 20,000 कितना आ गया, 9। अरे रट्टा क्यों मारे यार, मेरे को अभी का अभी ये याद करना है, बस बात खत्म। पहला क्या है, पहले सीधा वाला समझते, सीरियल नंबर बोलते हैं, राइट, सीरियल नंबर। फिर पहले कितना आउटस्टैंडिंग है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, फिर इंटरेस्ट, उसके ऊपर इंटरेस्ट लोड होगा, फिर ग्रॉस, फिर इंस्टॉलमेंट, और फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जो अब ऐसा लिखा ऐसा पढ़ते चलो, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर ग्रॉस, फिर इंटरेस्ट, फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। और सीरियल नंबर जो उधर तो नहीं लिख सकते ना, तो इधर ही लिखना पड़ेगा। इतना तो कॉमन सेंस है ना। वैसा ही लिखा है कि नहीं लिखा पांड्या, ये है नहीं। अब बेटा जी मैं इंस्टॉलमेंट लिख दूंगा, कितनी इंस्टॉलमेंट है जरा पढ़ो, कितनी इंस्टॉलमेंट बोल रहे हो, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 5 है क्या, तो ये देखो 5 4 3 2 1, उल्टा चलना है इसमें सब कुछ। पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी, 5 4 3 2 1। सर आपको कैसे मालूम 5 4 3 2 1, अरे झंपिया बोलेला है, 5 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। बेटा इंटरेस्ट रेट कितनी लूंगा, 10 या 5, 5। मैंने बोला 6 मंथ लिए तो कितना लेने का, 5। अच्छा बताओ अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 0, क्योंकि 5वें इंस्टॉलमेंट के बाद तो 0 हो जाएगा, पे हो गया ना सारा। बट कितना इंस्टॉलमेंट गया, 6,000। सो ग्रॉस कितना हुआ, 6,000। बेटा इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ए नलायक नलायक, 5% नहीं लेने का, ये ग्रॉस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ये ग्रॉस में इंटरेस्ट एडेड है, बिकॉज इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स व्हाट, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, यस और नो, प्रिंसिपल। सो ये आएगा 5/105। जैसे एक सेकंड, एफडी मैच्योर होने के बाद में दिया 11,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था तुम्हारा 10%। एफडी मैच्योर हुई 1 साल बाद, तुमको हाथ में रुपए दिए 11,000 रुपए। तो अगर तुमको रेट निकालना है तो तुम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, रेट थी 10%, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 10/110, तो मिलेगा क्या 1,000 इंटरेस्ट आया, अरे कड़ता है का। तो बेटा इंस्टॉलमेंट का जब आप करते हो वर्किंग तो इसका आएगा 5/105। सो बेटा ये कितना आएगा 286। बेटा अभी 6,000 माइनस 286 करके बताओ, 5714। अब बेटा जो इधर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है वो पिछले साल एट द एंड रहा होगा, सो मैं क्या लिखूंगा 5714। इस साल की इंस्टॉलमेंट कितनी भरनी है 6,000, तो बेटा मेरा टोटल कितना हो जाएगा 11,714। लो 11,714 इंटू 5/105, 558। और बेटा जी 11,714 माइनस 558, 11,156, एंड देन आई टेक 11,156, 6,000 इंस्टॉलमेंट। ग्रॉस कितना हो गया बेटा जी 17,156। डू यू ऑल रिमेंबर। बेटा इसका इंटरेस्ट निकाल 5/10, कब 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 817, हैप्पी। और बेटा जी मुझे बता दो अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना आएगा, कितना 63, 16,339। और फिर बेटा जी ये मैंने लिखा 16,339, 6,000, और इधर कितना आ जाएगा 2339 इंटू 5/105, 64। ये कितना आ गया, ये माइनस कर रहे हो ना 21,
275 और 21275 ये आया 6000, ये बन जाएगा 27,275 इंटू 5/105 कितना आ रहा है 1299। तो बेटा कितना आ जाएगा 25976। इट इज द कैश प्राइस। ये कौन सी प्राइस है कैश प्राइस। तो हमने इंटरेस्ट रिवर्स किया। ये रिवर्स मेथड बोलता हूं मैं इसको। ये रिवर्स मेथड कब करते बेटा जी जब आपको इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। देखो यही दिया हुआ था ना हाँ नहीं ए बाबू कितने इंस्टॉलमेंट भरे थे इन्होंने 5। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या HP प्राइस इज इक्वल टू 6000 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा जी 30,000। और बेटा जी इसके बाद में क्या मैं बोल सकता हूं क्या CP इज हाउ मच 25,976। सही है। सो बेटा जी इसका मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट कितने का है 4024। बेटा जी क्या आप मेरी बात मानते हो क्या ये 2.5 साल का इंटरेस्ट है क्योंकि 5 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट मीन्स 2.5 years। बेटा इंटरेस्ट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल। तो मुझे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो सिखाया मैंने, अब मुझे आपको अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट सिखाना पड़ेगा आगे। मतलब उसका बैकग्राउंड बनाकर रख रहा हूं सिर्फ। आपको इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट आपको कैसे सिखाया सुंदर टीचर ने एक्रूअल कॉन्सेप्ट सिखाया ना। सो जरा देखो बेटा मैंने क्या क्या किया। ये क्वेश्चन में हमने क्या सीखा लेट्स समराइज इट। इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कि अगर बच्चों आपको इंस्टॉलमेंट्स दी हुई रही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो रहा मतलब हायर परचेस प्राइस दी हुई है उसको रिवर्स मेथड से जाकर उसकी कैश प्राइस निकालनी होती है। हायर परचेस और कैश प्राइस का डिफरेंस होता है एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। और हम इसका फॉर्मेट क्या बनाते हैं जल्दी से बताओ रिवर्स मेथड में। सीरियल नंबर ले लो पहले ठीक है फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड फिर इंस्टॉलमेंट फिर ग्रॉस फिर इंटरेस्ट फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। यहां पर एक हिच क्या है उल्टा लिखना और इंटरेस्ट कितना लिखना 5/105 नेवर टेक 5/100। जब आप उल्टे आ रहे हो तो आपके पास ग्रॉस अमाउंट है विच इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उसमें से इंटरेस्ट निकालने के लिए 5/105 लेना पड़ेगा। एम आई कम्युनिकेटिंग। और 5% क्यों लिया सभी को क्लिक है या ओके ओके राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज इलस्ट्रेशन 2 ऑफ योर मॉड्यूल। ये इंस्टॉलमेंट अगर आपको 2 बार तंग कर रहा है तो इसको वर्ड लिख देंगे सीरियल नंबर। कि 2 बार कंफ्यूज कर रहा है ना आपको तो सीरियल नंबर लिख देंगे। ममता एक हाथ से लिख दूसरा हाथ रख दे नीचे। हाँ हैव यू डन फ्रेंड्स।
ओके, इसमें हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज सीखी हमने कि बैकवर्ड कैलकुलेशन कर कर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कैश प्राइस कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखी हमने। कैन वी मूव ऑन नाउ? तो उसके नीचे लिख दो कैश प्राइस इज 25,976। कैश प्राइस इज 25,976। कैश प्राइस इज 25,976। कैन आई मूव ऑन सर? यस। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, अब दूसरा वाला तरीका सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको कैश प्राइस दी गई है और इंस्टॉलमेंट्स दिए जाए तो कैसे वर्कआउट करते हैं, मतलब कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रिवर्स मेथड था, अभी फॉरवर्ड मेथड सीखेंगे। रेडी हो गया बच्चों? हो गया? कंफ्यूज करती रहती है ना, लाइक लड़कियां बाल बांध के आएगी तो नाटक करती है ना सीपीटी में, तो बाप रे बाप रे बाप, हैरान हो गया हूं मैं, हैरान। Ohm Limited purchased a machine on a hire purchase basis from Kumar Machinery Limited। ये भी आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा। सो बेटा जो ओम लिमिटेड है उसको अंडरलाइन करके लिख दो हायर परचेसर। जो ओम लिमिटेड है उसको अंडरलाइन करके लिख दो ये हायर परचेसर है। और जो कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड है उसको लिख दो ये हायर वेंडर है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कैश प्राइस 80,000, बधाई हो कैश प्राइस दिए। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दी थी, इधर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द था, एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, मतलब जब सौदा हुआ, व्यवहार हुआ, उसी दिन पैसा दिया, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। यह था 21,622। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, अंडरलाइन द वर्ड एनुअल। पिछले केस में इट वाज व्हाट? सेमी एनुअल। आगे ऑफ 15,400, द फर्स्ट टू कमेंस एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाउन पेमेंट। ओके, अब बेटा कितनी इंस्टॉलमेंट है? 15,400 की। आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट। तो मेरे साथ हेडिंग लिखिए इस आंसर को सॉल्व करने के पहले। क्या क्या दिया हुआ है, मैं क्यों लिखूं, तुम बताओ। ओके, सो कैश प्राइस इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, नहीं जो बेसिक बेयर मिनिमम चाहिए, सीपी इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, और क्या पीरियड, टेन्योर भी गिवन है। टेन्योर मतलब देखो एनुअल इंस्टॉलमेंटेबल का टेन्योर दिया है कि नहीं? जब सीपी दे दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए, टेन्योर दे दिया जाए, तो बेटा जी कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? फॉरवर्ड, डोंट फॉलो बैकवर्ड। सो देखो क्या करेंगे, सीरियल नंबर, फिर क्या लिखेंगे? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, फिर इसमें आएगा इंटरेस्ट, फिर आएगा ग्रॉस, फिर आएगा मेरे रसगुल्ले बच्चे इंस्टॉलमेंट, और फिर आ जाएगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एंड। ये शुरू कैसे करते हैं बेटा? प्लीज अब ध्यान दो, हर एक चीज पर ध्यान देते जाओ, इजी हो जाएगी चीजें। वहां पर हमने लिखा था 5 4 3 2 1, वो बैकवर्ड था। अब यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 1 2 3 4 लिखा, बशी घेणार सीडी, क्योंकि जो सीक्वेंस था उसमें लिखो। पहले सीडी था ना, कैश डाउन, तो पहले आएगा सीडी, फिर आएगा 1 2 3 4 5। यह महत्वपूर्ण होता, पहले था सीडी, फिर 1 2 3 4 5। बेटा जरा एक बार देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कैश प्राइस कितनी दी है? देखो बेटा मैंने लिखा कैश डाउन 80,000। कैश डाउन में इंटरेस्ट होता है? बोलो हां। कैश डाउन में इंटरेस्ट नहीं होता तो इधर आएगा नेल, क्योंकि सेम दिन हो रहा है ना। क्या हुआ बेटा? तो बराबर ही तो लिखा है। नहीं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग तो 80,000 बराबर लिखा है। नहीं, तुम येड़े में निकले, तुम सी बने। रेगुलर बैच ध्यान से नहीं की थी, बराबर लिखा है मैंने। 80,000 अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, ग्रॉस आएगा 80,000, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुई सरकार 21,622। बोलने का तात्पर्य था 80,000 का माल बेचा,
तुमने अभी मुझे दिया 21,622, इसका मतलब जो बाकी का बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कावड़े जर इधर 21,622 लिखेगा तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 0 बोलेगा, फिर इंटरेस्ट किस पर निकालता रहे नलायक। बात समझ आ रही क्या मेरी? कॉमन सेंस को प्रबल बनाओ। बताओ अभी कितना आएगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड? 58,378। फिर ये आया 58,378। हाँ राजू, अगर इधर लिया ना तूने धीरे से भी 10/110 तो बशी घेऊन गावभर हिंडणार, क्योंकि कैश प्राइस इज प्रिंसिपल अमाउंट, मालूम है ना। तो इधर लिखेंगे एट द रेट ऑफ 10%। सो ये आएगा 58,378 पर 5838। 7.8 तो ले लेना यार। अभी 80 पैसा कौन देगा यार? है क्या किसी के पास 80 पैसा? करना राउंड ऑफ भाई। एक ग्रॉस लो 58,378 प्लस 5838 64,216। बेटा इंस्टॉलमेंट तो उन्होंने खुद ने दी है। इंस्टॉलमेंट कितने की दी है? कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो इंग्लिश में। 15,000। बहुत भारी बच्चे, बहुत भारी। 15,400 दिया हुआ है ना इंस्टॉलमेंट। 15 इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट दी हुई है 15,400। अब बेटा इसमें से इतना पेमेंट हो गया, बताओ कितना हुआ बचा? 48,816। यू आर अमेजिंग सो फार। हैप्पी? फिर हम क्या करेंगे? 48,816 इधर लिखना है क्या बेटा? 48,816। बेटा अभी इस पर इंटरेस्ट निकालो तो कितना आएगा? 48,881 नहीं 48,82। 48,82। अब बेटा बताओ मुझे कितना आएगा? 53,698। इंस्टॉलमेंट कितना है? 15,400। 38,298। फिर आया 38,298। बेटा इस पर इंटरेस्ट आएगा 38,30। 38,30। बेटा ग्रॉस कितना आ जाएगा? 42,218। दैट्स एब्सोल्युटली राइट बेटा। इंस्टॉलमेंट उतनी है 15,400। बेटा मुझे बताओ माइनस कर कर कितना आएगा? क्या हो बेटा बोलो? 42। अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? 42,128 बराबर है। ओके अब मुझे बता गुड़िया कितना आएगा ये? 26,728। जो बच्चे कॉपी करते हैं फिर उनको बाद में पता चलता है एग्जाम में कि मुझे नहीं आ रहा है कैलकुलेशन करने के लिए, तो बेहतर होगा कि अभी पता चल जाए। सो 2672 का हो जाएगा 2673। टोटल कितना है? 401। और इंस्टॉलमेंट है आपकी 15,400। राजा बेटा बता दे मुझे कितना आएगा? कितना? 14,001। अब बेटा इधर आएगा 14,001। अब मेरी एक बात सुनो ना सरकार, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट 15,400 ही होनी चाहिए और उसके बाद में बैलेंस हो जाना चाहिए 0। हाँ नहीं, एक काम करो आप कैलकुलेटर पर लो। 14,001 इंटू 10% कितना आ जाएगा? 1,400। लो करो अभी 14,000 प्लस 1,400। 15,400 आ रहा है क्या? ये तो बराबर मैच हो गया भाई पांड्या। हाँ या ना? सरकार समझे क्या? अच्छा मुझे एक बात बता दो, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करते आएगा तो क्या इस चैप्टर को हम आगे बढ़ा पाएंगे क्या? तो तुम्हें क्या लगता है ये पार्ट जब तक फ्रीज नहीं हो जाता तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए? लॉजिकल है। घाई किस बात की है? जब समझेगा ही नहीं तो घाई बात किस बात की है ना? तो एकदम इज्जत से जाते इत्मीनान से। मैं पूछूंगा तुम आंसर दोगे, पक्का? रेडी? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के कितने तरीके? 2। पहला वाला कौन सा? एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बैकवर्ड मेथड आता है। बैकवर्ड मेथड के फॉर्मेट में अलग है और फॉरवर्ड का फॉर्मेट अलग है। पहले हम लॉजिकली फॉरवर्ड समझ लेते। फॉरवर्ड जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फॉरवर्ड में पहले क्या आता है? सीरियल नंबर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सुनो 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 सुनो, मेरी वाइफ मेरा रिवीजन लेकर भेजती है, मैं इधर आपका रिवीजन लेने आया हूं, तो आपने बोलना है
ठीक है, वापस से सीरियल नंबर, फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, फिर इंटरेस्ट, फिर ग्रॉस, फिर इंस्टॉलमेंट और फिर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अगर इसको लॉजिकली समझे तो कैश डाउन में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप पहले कैश प्राइस लिखेंगे, राइट, फिर उसके बाद में जो कॉलम रहेगा इंटरेस्ट का उधर लिख देंगे निल, क्योंकि कैश डाउन में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर उसमें से वो माइनस करेंगे तो जो अमाउंट पर इंटरेस्ट लगना है वो अगले इस पर आ जाएगी। कैश डाउन का लॉजिक क्लियर। फिर उसके बाद में जब मैंने लिखा तो इंटरेस्ट निकाला, 15,400 की इंस्टॉलमेंट दी हुई थी, तो ग्रॉस में क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट ऐड होके आता है, ये दोनों ऐड होते हैं ग्रॉस में, और इसमें से माइनस होता है, तो ये बैलेंस रह गया क्लोजिंग। हाँ या नहीं बाबू? ठीक है, अब रिवर्स मेथड के बारे में बताओ। सीरियल नंबर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इंस्टॉलमेंट, ग्रॉस, इंटरेस्ट, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। यू आर अमेजिंग सो फार। मुझे बताओ दोनों में लिखने का तरीका भी तो अलग है। अच्छा मुझे इसमें बताओ, इसमें कैसे लिखेंगे? फॉरवर्ड में एक झापड़ लगाना अगर 5 4 3 2 1 बोला तो। हाँ नहीं सॉरी, तुम 1 2 3 4 ही बोल रहे थे, बट पहले 1 2 3 4 डायरेक्ट नहीं, फॉरवर्ड में क्या आएगा? कैश डाउन 1 2 3 4 5। हाँ या ना? उधर कैसे होता है? बैकवर्ड में 5 4 3 2 1, और सीडी भी आता है, करता है क्या? उधर इंटरेस्ट कैसे निकलता है अगर 10% है तो? बैकवर्ड में 10/110। फॉरवर्ड में कैसे निकलता है? 10/100। वेदर यू बिलीव और वेदर यू डोंट बिलीव, आई टेल यू सर, बच्चा गलती इस एरिया में करके आता है। आप देखो ना एग्जामिनर्स के रिव्यू में, बच्चा गड़बड़ इस एरिया में करके आता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, एक गड़बड़ हो गई, 5/100 ले ली, बात ही खत्म, 5/105 ले लिया, खत्म। सीडी लिखना भूल गया, खत्म। सीडी पर इंटरेस्ट निकाल दिया, खत्म। बहुत सारे माइन्यूट एरिया जहां पर मिस्टेक हो सकती है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि पहली चीज इसको फ्रीज करना है, ठीक है? अभी पहला पेज ब्लैंक छोड़ा था क्या? ब्लैंक छोड़ा था, हाँ, तो उधर आ जाओ। इस क्लास का रूल है, वेदर वी आर इन रिवीजन बैच और वेदर वी आर इन रेगुलर बैच, जर्नल एंट्री को भाई मैं कभी भी लाइटली नहीं लेता। जर्नल एंट्री पाहिजे म्हणजे पाहिजे, आणि ते एकदम परफेक्ट पाहिजे, ठीक है? क्योंकि अकाउंट्स जर्नल एंट्री और कुछ नहीं है, ठीक है? 2 लोग हैं, 2 लोगों को डिवाइड कर दो, 2 लोगों को डिवाइड कर दो। कौन 2 लोग हैं? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पहले हायर परचेसर लिखते बेटा, एक है हायर परचेसर और दूसरा कौन है छोरी? हायर वेंडर। जे बात जोरदार बोली छोरी एकदम। एक हुआ हायर परचेसर और एक हुआ हायर वेंडर। चलो कॉमन सेंस लगाओ, क्या हो क्या रहा है? हायर परचेसर क्या कर रहा है? परचेस, तो पहले परचेस, फिर क्या कर रहा है वो? कैश डाउन, सीडी देता है, सीडी कैश डाउन, फिर इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट, यस इंस्टॉलमेंट पेमेंट, फिर मैं बताता हूं तुम नहीं बताओगे, डेप्रीसिएशन। एक खजूर हम जाके चॉकलेट हायर परचेस पर खरीदी कर नहीं आते ऐसा। तुम दुकान में जाके बिग बाजार में जाके झाड़ू पाहिजे, झाड़ू हायर परचेस पर खरीदेंगे नहीं। तुम बड़ी एसेट खरीदते हो ना, जिसके लिए रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, तो जनरली जो खरीदते हैं वो होती है फिक्स्ड एसेट, और जब फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हो तो वो हो जाती है आपकी, और उस पर आप क्या क्लेम करते हो? डेप्रिसिएशन। मेरी बात पहुंची आपके दिमाग तक? यस। ये झंपिया, फिर इसमें नॉमिनल अकाउंट है, इंट्रे और डेप्री, ये दोनों जाते हैं पी एंड एल अकाउंट। समझ में आ गया? मुझे याद नहीं, और परचेस की एंट्री, फिक्स्ड एसेट एंट्री सिखाई सुंदर टीचर ने? हाँ, तो क्या सिखाई? असेट टू वेंडर, जिसको देना है। सर टू कैश क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी तक पे नहीं हुआ। सो बेटा जी मैंने लिख दिया फिक्स्ड असेट टू हायर वेंडर, इसको देना है। पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब उसको पेएबल है। कौन सी अमाउंट पेएबल है? हायर परचेस या सीपी। जब पहली बार रिकॉर्ड करेंगे तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? कैश प्राइस। देखो बेटा फिक्स्ड असेट को आपको कैश प्राइस पर ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सीपी। समझे? से यस। देन व्हाट आर यू गोइंग टू पे? पहला हो गया, फिर उसके बाद में क्या? कैश डाउन। कैश डाउन का कॉमन सेंस लगाओ, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? किसको जा रहा है? एंट्री क्या बनेगी?
ओ हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. क्या मैं बोल सकता हूं सीडी? सीडी इज व्हाट? कैश डाउन. ए डिच क्या हूं तू भी हुआ. तुमने उधार पर खरीदा था, तुम इंटरेस्ट पे करोगे कि इंटरेस्ट रिसीव होगा? इंटरेस्ट अगर पे करते हो तो एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? किसको इंटरेस्ट पे करोगे? बस मैं भी वही बोल रहा हूं. तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. हो. अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर हायर वेंडर को पेमेंट कर दोगे? 1 2 3. अभी हायर वेंडर को पेमेंट कर देंगे, बोलो क्या एंट्री आएगी? हायर वेंडर टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री यही होगी ना? कैश आएगी कि जाएगी? जाएगी. से हो ए बाड़या. डेप्रिसिएशन की एंट्री बताना रे. डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट हो. फिर ये किधर चला जाता है? पी एंड एल अकाउंट. पी एंड एल टू इंटरेस्ट टू डेप्री. हैप्सी? यस. नहीं समझा मुझे नहीं समझा. एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या है? वो नहीं बोल रही ग्रीन वाली. अब तो अकेली बोलेगी. हाँ तू ही ग्रीन वाली, तू ही है. हाँ बताओ. परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट नालायक. हाँ तो पहले बोलने में क्या धाड़ा रही थी क्या नालायक? चलो अभी पूरी क्लास पहले एंट्री बताओ. फिर उसके बाद में सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री क्या होगी? कैश डाउन. गो लॉजिकली. हाँ क्या करेंगे एंट्री? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. थर्ड एंट्री किसकी होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस की इनकम. एक्सपेंस की एंट्री बोलो. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हायर वेंडर अकाउंट. फिर फोर्थ एंट्री किसकी होगी? इंस्टॉलमेंट पेमेंट. एंट्री क्या होगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. सोच के बताओ. असेट किसकी है? हायर परचेसर की हुई या हायर वेंडर? बताओ. हायर परचेसर उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, हाँ या नहीं? तो भले ही लीगली बुक्स में नाम हायर वेंडर का होगा, बट डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? हायर परचेसर. एंट्री बोलो. डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट. साहिबान, कदरदान और झंडूबाम. फिर क्या होता है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट. चलो इसको बंद ही रहने दो थोड़ी देर. मुझे बताओ, वो जो बाबा है ना उसने सेल किया है, कौन? ये बाबा. अपन ने फिक्स्ड एसेट बाय किया तो वो भी फिक्स्ड एसेट ही बेचता है क्या? वेरी गुड. इसको बोलते हैं गोटिया खेलना अकाउंट्स में. अरे नलायक. एसी कहां से खरीद के लाए रे मैं? बताओ कहां से खरीद के लाए मैं? हाँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप से. मतलब उसने क्या किया रहेगा? ध्यान से देखना. तुम जैसा बोल रहे हो गधेड़े गायछाप. उसने अपने दुकान में से जो एसी फिट किया रहेगा वो निकाला और बोले ये लेके जाओ. गायछाप अपने लिए फिक्स्ड एसेट है, उसके लिए सेल है. कड़ता है. हाँ तो अभी मुझे बताओ एंट्री क्या होगी? कितना गोबर कर रहे हैं ना अपन. देखो सेल की एंट्री नहीं आती. मम्मी पापा को पता चलेगा तुम्हारे कितने हंसेंगे. बोले आपला कार्टा बघा कसला झाला है. जल्दी से बताओ. सेल मतलब अच्छा डीजल गाड़ी है, धक्का स्टार्ट है धीरे धीरे. तो एंट्री ऐसे हुई ना, हायर परचेसर टू सेल्स. कौन सी प्राइस? कैश प्राइस. ध्यान में रख लेना, हमेशा एंट्री होती है कैश प्राइस. इंटरेस्ट अकाउंट एक्रूअल पर आता है, लोचा नहीं करने का. कैश प्राइस पर बाय, कैश प्राइस पर सेल. एंट्री समझी? तो एंट्री हायर परचेसर टू सेल. फिर ये बंदा इंटरेस्ट. अच्छा कैश डाउन मिलेगा इसको, कैश डाउन मिलेगा. एंट्री क्या होगा? कैश टू हायर परचेसर. बात ही खत्म होगी. नेक्स्ट इंटरेस्ट. इधर इनकम है कि एक्सपेंस है? एंट्री बोलो. हायर परचेसर टू इंटरेस्ट. वेरी गुड. और फिर ऐसा इंस्टॉलमेंट. क्या एंट्री होगी? कैश टू हायर परचेसर. कैश आ रही है. ए बाब्या डेप्रिसिएशन करते इधर लोग आप भाले से मारते, नहीं करने का ऐसा. और फिर लास्ट पी एंड एल में जाएगा इंटरेस्ट और सेल्स जाएगा ट्रेडिंग में. हैप्पी. चला थांबायचं नहीं. ये पहले एंट्री लिख लो, फिर मैं हम दोनों साथ में लिखेंगे वाली.
ये बेटा मेरे को ऐसा ही चाहिए, मेरे को ऐसा ही चाहिए। परचेज सीडी इंटरेस्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख देता हूं, सीडी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट एंड डेप्रिसिएशन। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथ टूट जाए परवाह मत करना, बट जल्दी जल्दी लिखो। हो गया बेटा? ठीक है गुड़िया, चलो बेटा अगला बता दूं अभी आपको। ये इसकी एंट्री होगी। अभी इसकी एंट्री अपन दोनों मिलकर साथ में करेंगे। यस ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। रेडी सर? ऑलराइट, सो यहां पर देखो, पहली एंट्री सेल की। सेल की एंट्री क्या होगी बेटा बताओ मुझे? हायर वेंडर टू, चिल्लाते क्यों यार, कितना चिल्लाते हो? हायर परचेसर, कौन सी प्राइस बेटा? टू सेल्स, कैश प्राइस, बराबर है। अच्छा उसके बाद में क्या मिलेगा? कैश डाउन। कैश डाउन आएगा कि जाएगा? आएगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर। क्या आप मेरी बात समझे? ओके, फिर उसके बाद में थर्ड एंट्री इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। तो एंट्री होगी हायर परचेसर टू इंटरेस्ट। ये सीडी। फिर बेटा फोर्थ एंट्री इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट मिलेगा कि देना पड़ेगा? मिलेगा। एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर। ये किसकी एंट्री हुई बेटा? आपकी इंस्टॉलमेंट। बेटा फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री क्या होगी? आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा P&L को, सेल्स ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग को। एग्रीड? तो बेटा एंट्री होगी इंटरेस्ट टू P&L एंड सिक्स क्या? सेल्स टू ट्रेडिंग। डू यू ऑल अप्रिशिएट? मेरे रसगुल्ले, मेरे खरबूजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन इट इज अ मॉड्यूल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर मॉड्यूल। कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3। मैंने कोशिश की है कि जो रेगुलर बैच में क्वेश्चंस ले उसके अलावा अलग क्वेश्चन जो बचते हैं वो लेने की कोशिश की ज्यादातर। सो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 5, आपके दिमाग से सोचिए। ऑन 1 Jan 2010 HP, ये एक्चुअली मेसर्स HP होना चाहिए, मेसर्स HP acquired a pickup van on hire purchase from Messrs FM. The terms of the contract were as follows. The cash price of the van is rupees 1 lakh. Please underline the word CP. 40,000 were to be paid at the time of signing the contract. What is 40,000? Cash down. Very good. The balance was to be paid in annual installment of 20,000 plus interest. मुझे एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई थी 15,400,
उसमें प्लस इंटरेस्ट बोला था कैसा? इधर क्या बोल रहा है? 20,000 प्लस इंटरेस्ट। तो आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो निकालनी पड़ेगी और वो चेंज होती रहेगी। पिछले बार में इंस्टॉलमेंट सेम थी, इस बार इंस्टॉलमेंट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000, 20,000 प्लस इंटरेस्ट, मतलब हर एक में इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा। तो इसमें कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा और अलग होगा, थोड़ा सा। बट मुझे एक बात बताओगे क्या, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? नीचे दिया है, देख ले रहे भाई, 6%। उसके बाद में कौन सी प्राइस दी हुई है? कैश प्राइस दी हुई है क्या? कैश प्राइस दी है, कितनी दी है? 1 लाख। 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 कितने इंस्टॉलमेंट में देना बोल रहा वो? कितने इंस्टॉलमेंट में? 4 क्यों? 60,000 को 20,000 के इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 3 आएगी क्या? 60,000 डिवाइड बाय 20,000, 3 इंस्टॉलमेंट आएगी क्या? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कब कितना पे कर रहे हैं, ये दिया है क्या? तो फॉरवर्ड मेथड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। बैकवर्ड हम कब यूज करते हैं? जब हायर परचेज प्राइस दी जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, और आपको बैकवर्ड आना पड़ता है। हाँ या नहीं मेरे बच्चे? आगे बढ़ते हैं। Interest chargeable on outstanding balance was 6% per annum. Depreciation 10% per annum is to be written off using straight line method. You are required to give journal entries and show relevant account in the books of Messrs HP from Jan 1 2010 to 31st December 2012 and show relevant items in the balance sheet of purchaser as on 31st December 2010 to 31st December 2012. Interesting बात यह है पांडे जी, एग्जामिनर ने सब कुछ पूछ लिया है एक के बुक में, हम भी करेंगे सब कुछ। हैप्पी? तो पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। एग्रीड? चलो नहाओ देखो, नताओ देखो। सरकार, पहला हेडिंग लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग computation of interest। स्टेटमेंट शोइंग कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे याद नहीं आ रहा फॉर्मेट, और मैं बताऊंगा भी नहीं, तुम नहीं बताओ। सीरियल नंबर, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कब? एट बिगिनिंग, इंटरेस्ट, ग्रॉस, इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जब आप ये कर चुके हो तब आप इसका ये लिखोगे। अच्छा, सीरियल नंबर में क्या लिखने का मेरे को याद नहीं आ रहा है। CD 1 2 3, बस 4 नहीं लिखने का है। CD 1 2 3। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कैश प्राइस लिखनी होती है। कितनी है कैश प्राइस? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना है? गदड़ी 0। ग्रॉस कितना आएगा? 1 लाख। इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? अबे इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? 40,000। बेटा अगर है ना तू इधर लिख के आ गया ना इंटरेस्ट में, इधर सीडी में, पेपर लाई सोपा होता। बाढ़ बची क्यों नहीं? अभी तो पातेला घेऊन आलाय। हाँ, तो कितना आएगा? ही बाळ घेऊन आली आता 60,000। अच्छा, फिर इसके बाद में ये 60,000, ये बेटा इंटरेस्ट क्या रेट बताया? अच्छा, 6/106 या 6/100? 6/100। बता भाई कितना आएगा? अच्छा, और फिर ग्रॉस कितना हो गया? 63,600। हाँ, इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? उन्होंने बोला 20,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 3,600। तो झंपिया, तुझे नहीं लगता 23,600 तांडव करने के पहले लिख देता हूं 20,000, नाहीतर घरी जाऊ ना बाबा म्हणणार कुठनं काय करून आलाय बाबा, काय कळत? बोला है ना उधर 20,000 प्लस इंटरेस्ट। ये झंपिया, इसके बाद में 40,000 आता है क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है, चेक कर लियो जिनको नहीं समझ में आ रहा। 63,600 माइनस 23,600 इज 40,000। ये 40,000, ये इंटरेस्ट बोल रहे भाई। ग्रॉस हो गया 42,400। अच्छा, फिर इधर कितना आएगा रे पोट्टे?
20 प्लस 2400 22 400, फिर इधर कितना आ गया रे 20,000, जंप या फिर ये आया 20,000, इंटरेस्ट कितना आया रे उसके ऊपर 1200 क्या, फिर ये आएगा 21,200 और फिर इधर आएगा बताओ कितना 20,000 प्लस इंटरेस्ट 21,200 और ये आता है 0। हैप्पी? यस। लिखिए हेडिंग इन द बुक्स ऑफ, सॉरी जल्दी कर इसलिए बोला था स्केल मत यूज किया करना, लाइक इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स है? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एचपी। बेटा इसमें डेट का कॉलम होता है, डेट का कॉलम आप पूछेंगे क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसमें डेट वाइज इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है, तो डेट का कॉलम इंपॉर्टेंट है। सो लिखिए डेट, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ की जरूरत नहीं है, नहीं सर हम तो बनाएंगे, बनाओ, और क्रेडिट रुपीज। बेटा मैं नरेशन नहीं लिखूंगा अभी, आई होप इतनी अपेक्षा आप कर नहीं आए हो, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है? और करके आए हो तो अपने अपने लेवल पर लिखो, ठीक है? डेट आएगी 1/1/2010, स्वीकार है? 1/1/2010। अच्छा मुझे बताओ ये क्या बाई किया है इसने? पिकअप वैन, तो जनरल नहीं लिखने का, फिक्स्ड असेट। पिकअप वैन बाई किया है, एंट्री बोलो, पिकअप वैन टू मेसर्स एफएम लिमिटेड और एफएम। सो लिखो पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू मेसर्स एफएम। गांव वालों कैश प्राइस दिए क्या? छपी है क्या आपकी बुक में? बताओ कितना है? 1 लाख? 1 लाख, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सीक्वेंस में सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन कौन सी है? सीक्वेंस में सोचो सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन कौन सी है? कैश डाउन 1/1/2010 लिखूं या एनुअल लिखूं? 1/1/2010 कैश डाउन की एंट्री क्या होती है? मेसर्स एफएम टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जरा बताएंगे कितना है कैश ऑब्लिक बैंक? अमेजिंग, 40,000 कैश आई 40,000। बेटा प्लीज फील द एंट्री व्हेन यू आर राइटिंग। कैश दिया, एफएम का बैलेंस कम हुआ। फिर बेटा अब नेक्स्ट एंट्री किसकी है? नेक्स्ट एंट्री किसकी है? इंटरेस्ट। कौन सी तारीख को आएगी? ईयर एंड या ईयर बिगिनिंग? ईयर एंड। तो बेटा जी कैन आई नॉट से 31 दिसंबर 2010। इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या? मेसर्स एफएम। बेटा अब देखो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है? इंस्टॉलमेंट नहीं, इंटरेस्ट कितना है? 3,600, 3,600। हैप्पी? उसके बाद में 31 दिसंबर 2010 बेटा क्या इंस्टॉलमेंट पे करनी है क्या? क्या एंट्री आएगी? मेसर्स एफएम अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बोलो कितना आएगा? कुछ समझ में नहीं आया। 23,600, 23,600। हैप्पी? उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री कौन सी आएगी? 31 दिसंबर 2010 किसकी एंट्री आएगी बेटा? डेप्रिसिएशन ना? डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन। बेटा बेटा डेप्रिसिएशन अभी तुमको निकालकर वर्किंग नोट में हमने नहीं किया था, बट असेट की वैल्यू पता है कि आपको कितनी है? 1 लाख। अच्छा रेट दी हुई है क्या बेटा? 10%। कुछ बच्चे डिवाइड बाय 3 करके आते हैं और उनको लगता है एग्जामिनर खुश होगा। बे गाय छाप, असेट को इंस्टॉलमेंट भरना है 3 सालों में, डेप्रिशिएट नहीं करना है 3 सालों में। दैट इज नॉट द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। सो यूजफुल लाइफ आपको देखनी पड़ेगी, दी हुई नहीं है। 10% आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है क्या? यस। तो बेटा जी डेप्रिसिएशन आएगी 10,000 एंड 10,000। क्या आप स्वीकार करते हो? अच्छा रसगुल्ले, इतनी सी बात बता देना यार, ऐसा क्या करता है? 31 दिसंबर 2010 में क्या करना है? पी एंड एल अकाउंट। कौन सा ट्रांसफर कर दूं? डेप्रिसिएशन पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? ऐसी बात कर रहे हो तुम? तो ठीक है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन
टू इंटरेस्ट। बेटा डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से 10,000 है और इंटरेस्ट मेरे हिसाब से 3,600 है, सो ये बन जाएगा 13,600। क्या आप मेरी बातों को स्वीकार करते हो? हाँ जी या ना जी? ओके बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई नॉट आस्क यू नाउ वन मोर थिंग? ये पूरा क्लियर हो गया? यदि कोई व्यथा हो तो बता दो। स्वीकार करते हो आप ये सब चीजें? एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, कैन आई आस्क यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी? अब हमको अगले साल जाना है 2011। 2011 में वापस परचेस की एंट्री होगी क्या? वापस कैश डाउन की एंट्री होगी क्या? डायरेक्टली कहां से शुरू होगी? इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो अब आप एंट्री करो बेटा। देखो मैं कितना फास्ट करता हूं नलायक को, तुम कितना स्लो करते हो। होपलेस चैप्स। अरे रब होना है सले, मरवाएगा क्या? हाँ 11। इससे अच्छा तो लिख लेता मैं लिख ही लेता हूँ। 31 दिसंबर 2011 क्या एंट्री आएगी? इंटरेस्ट टू मेसर्स FM 2400। फिर बेटा जी मेरी इंटरेस्ट के बाद में आएगी एंट्री पेमेंट की, मेसर्स FM टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये कितना आएगा बेटा जी? 22,400। सही है ना बेटा? और फिर बेटा मेरी एंट्री आएगी 31 दिसंबर 2011, डेप्री टू पिकअप वैन। बेटा यहां पर जितना मुझे याद है SLM था 10,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है 31 दिसंबर 2011, P&L टू इंटरेस्ट। फिर भी मैं तुम्हारे से फास्ट आ गया, तुमसे बाद में लिखना शुरू कर डेप्री। सर हम भी फास्ट ही थे तुम्हारे से, बस तुम क्या है छोड़ते नहीं खुद की तारीफ करते करते। ये हो गया क्या रे भाई? ये बाबू बाद में देखने का, इधर उधर लिख दिया गया ये। चलो फिर उसके बाद में कौन सा ईयर आएगा रे? हाँ 12, तो करते फिर 12 में कौन सी एंट्री आएगी? इंटरेस्ट टू मेसर्स FM। इंटरेस्ट बता दो यार बच्चों, ऐसे क्या करते हो? तू 1,200 बोली। $1,200 फिर मेसर्स FM टू व्हाट? कैश ऑब्लिक बैंक। ये आएगा 21,200। और लास्ट में एंट्री आएगी डेप्री टू फिक्स्ड एसेट, दैट इज पिकअप वैन। हो कितनी रे बाड़ा? अच्छा मैं भी यही सोच रहा था। और P&L टू इंटरेस्ट टू पिकअप वैन। ए नहीं डेप्री। देख रहा था तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नलायक को मेरे को क्या सिखा रहे हो? हाँ 11,200 ना यार। ये इसको कोई जाके समझा दे यार, किसको मालूम है क्या? बिल गेट्स को। अगर नहीं चलता पीछे रबर तो क्यों लगाते हैं? मैं परेशान होता हूं ना इसके पीछे। हो गया क्या भाई? हैप्पी? इतनी जल्दी खुश मत हो। तुम्हें पता है और क्या करने के लिए बोला है तुम्हें? कुछ नहीं, झूठी बातें मत कर। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट भी बोला है, देख जाके। जर्नल एंट्री के बाद में बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो अभी नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे। मुझे पता है घर पर तो तुम बनाने वाले थे, नहीं बना लेते अभी। छोरी है जल्दी से पिकअप वैन अकाउंट बना। पिकअप वैन अकाउंट। कई बार बच्चे इसलिए फंस जाते हैं कि सर मैंने पेपर में बराबर से पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है। एक्चुअली होता है ऐसा। पिकअप वैन अकाउंट बेटा इसमें एक रूल बना दूं क्या? अभी सिंपल, मैं लेजर अकाउंट को एक अलग नजरिए से देखता हूं। जैसा तुम 11th-12th में सीखे, अब बेटा CA में वैसा नहीं कर सकते हम। यहां पर स्पीड चाहिए होती है। तो मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा था कि क्या मेरा बच्चा थोड़ा सा एनालिटिकल होकर ये समझ सकता है क्या कि पिकअप वैन में उसको दो तरीके की एंट्री करनी है, एक बाय करनी है और एक एंट्री उसके डेप्रिसिएशन की।
जो कैश डाउन पेमेंट करते हैं उसका पिकअप वैन के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो इनफैक्ट इस पूरे टॉपिक में अगर मैं आपको कहूं इसमें कितनी एंट्रीज आएगी पिकअप वैन में, सिर्फ 3। पहला वाला परचेस, दूसरा वाला डेप्रिसिएशन, और तीसरा वाला अगर रीपोजीशन रहा तो, रीपोजीशन या सेल रहा तो रीपोजीशन अभी हम नहीं देख चुके हैं, अभी तक हमने देखा नहीं है, तो अभी सिर्फ पिकअप वैन को करते हैं। अच्छा, इसको असेट है, कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। कौन सी तारीख को बाय किया था? 1/1/10। सो क्या लिखेंगे? 2 मेसर्स एफएम, जाके चेक कर लो, यही बात थी। अमाउंट कितनी है बेटा जी? 1 लाख। से यस। फिर मेरे रसगुल्ले, फिर हम कहां जाएंगे? यहां जाएंगे, यहां जाएंगे। 31 दिसंबर 2010 बाय डेप्री कितना आ जाएगा? 10,000। फिर सरकार 31 दिसंबर 2010 बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 90,000। बेटा इस बात से क्या समझा आपने कि इसमें हम अकाउंट को क्लोज करते जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि मैसर्स एफएम है तो एफएम के इसमें पोस्टिंग करेंगे। एक एक अकाउंट को इंडिविजुअल हैंडल करो। इसका फायदा यह है एग्जाम में मार्क्स एक एक अकाउंट के मिलते चले जाते हैं। अगर आप पोस्टिंग करते रहेंगे तो क्या होगा कि देरी लगती है उसमें, एक पन्ना इधर से उधर पलटो, तो 11th 12th में नहीं हो अभी तुम, इंटरमीडिएट में इधर स्पीड चाहिए होती है। तो अकाउंट्स का स्वरूप समझो और उस अकाउंट के हिसाब से पोस्टिंग करते चले जाओ। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको कंप्लीट कर दूंगा। फिर 1/1/2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, और फिर बेटा जी 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्री, और बेटा जी ये आएगा 10,000, और उसी के साथ साथ मैं लिख दूंगा 31 दिसंबर 2011 बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड इट शैल टर्न आउट टू 80,000, और 80,000 को हम क्लोज करेंगे। बेटा प्लीज जितना फास्ट मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं वैसे लिखो आप, मतलब जाहिर सी बात है कि इतना एग्रेशन होना चाहिए कि मुझे कंप्लीट करना है। 80,000 और 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्री, और डेप्रिसिएशन आएगा बेटा जी 10,000 क्योंकि एसएलएम है, और उसी के साथ आपका आ जाएगा 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस कैरिड डाउन इट शैल बी 70,000, और ये टैली हो जाता है। हैप्पी? ये किसका अकाउंट बना बेटा जी? फिक्स्ड एसेट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो फिक्स्ड एसेट का तो अकाउंट बन गया। अब डेप्रिसिएशन का बनाएंगे। अभी किसका बनाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो बनाओ बेटा जी 4 लाइन का डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैंने बनाया डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले साल ये एक्सपेंस होता है बेटा, तो एक्सपेंस होता है तो इसको डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखेंगे हम। सो बेटा जी तारीख आएगी 31 दिसंबर 2010, और इधर हम लिखेंगे टू पिकअप वैन, हम लिख देंगे बेटा जी 10,000, और यही ट्रांसफर हो जाएगा 31 दिसंबर 2010 बाय पी एंड एल अकाउंट 10,000, और ये टैली हो गया बेटा, पहला साल टैली। फिर उसके बाद में 31 दिसंबर 2011 टू पिकअप वैन, ये डेप्रिसिएशन हुई, अमाउंट आएगी 10,000, और 31 दिसंबर 2011 बाय पी एंड एल अकाउंट अमाउंट आएगी 10,000। एग्रीड? और बेटा जी इसके बाद में नेक्स्ट अकाउंट आएगा 31 दिसंबर 2012, आपने वापस लिखना है टू पिकअप वैन, आपकी अमाउंट आएगी 10,000, और आपने लिखना है 31 दिसंबर 2012, सॉरी 13 नहीं 12 बराबर है, बाय पी एंड एल अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा जी? 10,000। क्या आपको समझ में आई? ये कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आए तो प्रॉब्लम है। ऑन अ सिंसियर नोट, बराबर है ना? डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग कर दिया। स्पीड पर फोकस कर, समझने में कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, स्पीड पर फोकस कर। डेप्रिसिएशन की एंट्रीज क्या नहीं आती? 11 से करते आ रहा है तू। फिर नेक्स्ट अकाउंट मेसर्स एफएम लिमिटेड, और मेसर्स एफएम ये लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन हो रहा है। मेसर्स एफएम अकाउंट, इसमें बेटा कौन सी एंट्री आएगी मैं आपको बता दूं। अगर आप ध्यान से समझो तो पहले परचेस की एंट्री आएगी, फिर कैश डाउन की आएगी, फिर इंटरेस्ट की आएगी, फिर इंस्टॉलमेंट की आएगी। देखो मैंने क्या क्या बोला, पहले आप परचेस करोगे तब ड्यू की एंट्री आएगी, फिर कैश डाउन होगा, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर इंस्टॉलमेंट आएगी। लॉजिक लगाओ, इसमें जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट करना, जब भी लाइबिलिटी कम होगी डेबिट करना। डन? तो बेटा जी फर्स्ट एंट्री आएगी 1/1/2010, और आप लिखोगे बाय पिकअप वैन, याद आ रहा है क्या? 1 लाख। सही है बेटा? इसी तारीख कैश डाउन हुआ था,
कैश डाउन की एंट्री थी मेसर्स एफएम टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. सो कैन आई नॉट से 1/1/2010 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? आई शैल से 40,000 बेटा. फिर बेटा नेक्स्ट एंट्री आई थी इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट की एंट्री हमने की थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मेसर्स एफएम. तो बेटा जी ये आएगा ईयर एंड 31 दिसंबर 2010. आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अकाउंट था 3,600. उसके बाद में आपको करना होगा पेमेंट. तो पेमेंट की एंट्री क्या आएगी बेटा जी? 31 दिसंबर 2010 टू क्या बोलो? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. और ये अमाउंट आई थी 23,600. अब इसका बैलेंस निकालेंगे. अगर कॉमन सेंस है तो बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चलेगा 40,000 होना चाहिए, क्योंकि 60,000 में से 20,000 पेमेंट हुआ है तो 40,000 ही रहना चाहिए. गो एंड चेक. टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना लिख दो बेटा? 40,000. ये टैली. फिर क्या करना है? 1/1/11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बेटा कितना लिखेंगे? 40,000. अब बेटा सेकेंड ईयर से कैश डाउन और परचेस की एंट्री गई. इसमें सिर्फ एंट्री बनेगी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट. तो इंटरेस्ट की एंट्री पहले होगी बेटा 31 दिसंबर 2011 बाय इंटरेस्ट. जितना मुझे याद आ रहा है इंटरेस्ट की अमाउंट सेकेंड ईयर में थी 2,400 और 31 दिसंबर 2011 आपको लिखना है टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ये अमाउंट होगी 22,400. हैप्पी. और 31 दिसंबर वापस 2011 टू बैलेंस कैरी डाउन आपका आना चाहिए 20,000. दैट्स राइट बेटा. ये टैली. इसके बाद 31 दिसंबर 12 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 और 31 दिसंबर 2012 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,200 and 31st December 2012 to cash oblique bank account it shall be 21,200. And does that tally? Yes. कहां पे बेटा? अच्छा ये 1 जैन आएगा. सही बात है तेरी. 1 जैन 2012. ठीक है. तो दो टाइप के पेपर आते हैं. कभी कभी पेपर लेंदी आता है तब आपको स्पीड लगती है. मतलब ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है, स्पीड लगती है. अब एक और अकाउंट बच गया है. बताओ सोच के कौन सा अकाउंट बचा है? इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट को कौन सा बैलेंस होगा इधर? इंटरेस्ट को कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट. क्योंकि एक्सपेंस है ना. इंटरेस्ट को हमेशा डेबिट देते जाएंगे और वो कहां पे ट्रांसफर करते रहेंगे? P&L अकाउंट. डी ऑल अप्रिशिएट. रसगुल्ले बच्चे. तो फिर बता कौन सा अकाउंट बना? इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट में डेट वाइज चलो. इंटरेस्ट अकाउंट में डेट वाइज बताओ कौन सी डेट है? समझ में नहीं आया क्या बोले? हाँ जी. तो तुम्हारा बोलना पड़ रहा है 31 दिसंबर 2010. सो 31 दिसंबर 2010 टू मेसर्स एफएम 3,600 और 31 दिसंबर 2010 को ये हमने इसको ट्रांसफर किया बाय P&L अकाउंट और ये अमाउंट आई 3,600 और ये टैली हो गया. फिर उसके बाद में 31 दिसंबर 2011 टू मेसर्स एफएम ये अमाउंट था 2,400 और हमने ये ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट को. इधर P&L इधर क्रेडिट में लिख रहे हैं, मतलब P&L के डेबिट में जाएगा. बराबर है ना. तो ये एक्सपेंस बन ही रहा है. एंड देन 31 दिसंबर 2012 टू मेसर्स एफएम कितना लिखेंगे बेटा जी? 1,200. 31 दिसंबर 2012 बाय P&L अकाउंट हाउ मच इट इज? 1,200 और इसी के साथ ये टैली हो जाएगा.
डन, डन आर डन। जब ये हो जाए तब हम आगे बढ़े। अब हमें बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दिखाना है। बैलेंस शीट में आपको बताता हूं, एक दिखेगी असेट और उसके ऊपर का क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन लेस होते जाएगा हर साल, ठीक है। दूसरा इस तरफ क्या देखने को मिलेगा, लाइबिलिटी साइड में जो हायर वेंडर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो लाइबिलिटी के तौर पर दिखेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे पहले साल आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है हायर वेंडर में, 40,000। दूसरे साल कितना है, 20,000। उसके बाद में कितना है, 0। तो अगर आप बैलेंस शीट समझ पा रहे हो तो ये देखो बैलेंस शीट कैसे दिखेगा। एवरीवन एक बार फोकस कर लो, ये कोई लिखेगा नहीं, पहले पहले समझेगा। ये 3 कॉलम बताया मैंने बैलेंस शीट के, जो एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन चाहिए। बैलेंस शीट राइट, एज ऑन 31st March 2010, 31st March 2011, 31st March 2012, and 31st March 2010, 31st March 2011 and 31st March 2012। तो इधर पहले मैं फिक्स्ड एसेट लिख देता हूं बेटा जी। फिक्स्ड एसेट मैं लिखूंगा 1 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बता रहा हूं, तो पहले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 होगा, सो लॉजिकल ये कितना आ जाएगा, 90,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, बट एक्यूमुलेटेड पिछले साल का 10,000 और अभी इस बार और 10,000 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो ये कितना दिखेगा बेटा जी, 80,000। और उसके बाद में आपका ये वाला 1 लाख, फिर एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा, 30,000। तो बेटा जी ये तो दिख जाएगा आपका 70,000। डू यू ऑल एग्री, यस। अब जरा इधर बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी का हम लिखेंगे मेसर्स एफएम। इसके अंदर फर्स्ट वन आएगा 40,000। ये तो अकाउंट बनाया हुआ है ना यार, पहले ईयर के एंड में पहले तो कैश डाउन 40 कर दिया था और पहले ईयर के एंड में पहली इंस्टॉलमेंट भी चली गई थी, हाँ नहीं, तो बैलेंस कितना पेंडिंग था, सिर्फ 40,000। और उसके बाद में मार्च 2011 में बैलेंस था 20,000। लास्ट में तो नील कर ही दिया था हमने पेमेंट कर कर। समझ में आई बात है ना, चलो कंप्लीट कर लो ये। और ये थी मॉड्यूल की प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम नंबर कौन सी, इलस्ट्रेशन 5 है आपका मॉड्यूल का ये। अरे मार्च आ गया क्या, सिमरन पहले बता दी, क्या फर्क पड़ा, इधर रबर खराब है और कुछ नहीं है, जा यार। December 2010, 2011, 2012, December 10, December 11, December 12। बेटा हो गया ये, डन। बच्चों तुमको पास होने का एक सिंगल गुरु मंत्र बता रहा हूं, किसी को बताना मत। सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल ट्रिक, मतलब इसको कर लिया तो फेल हो ही नहीं सकते। बता दूं, किसी को बताओगे तो नहीं। रूल इज वेरी सिंपल, अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल की एक एक प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर दी तो आप पास हो जाओगे। सर क्या बड़ी बात बोले, बच्चे एक्चुअली ये कर कर नहीं जाते। मैं आपको वचन दे रहा हूं, अगर आप प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आओगे तो मैं सॉल्व करा दूंगा। आप लकी हो कि आप मेरे साथ लाइव कर रहे हो। तो अगर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ये लेक्चर होने के बाद में अगर आप इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम्स देखने को चालू कर दोगे तब जाके रिवीजन बैच सक्सेसफुल होगी।
इसके पहले नहीं होती है। रिवीजन बैच सक्सेसफुल होने के पीछे लॉजिक ये रहेगा, तुम जाओ मॉड्यूल निकालो, उसके सब क्वेश्चंस देखो, नहीं आए तो तुम्हारे साथ सर है, वो हेल्प कर देंगे। मतलब मैं हाथ पकड़ के लेके जाने को तैयार हूं। जरा सोचो, इंस्टीट्यूट अगर ऐसे क्वेश्चन डालेगी जो मॉड्यूल में कवर्ड ही नहीं है उस टाइप के, तो बेटा लोग आजकल आगे पीछे नहीं देखेंगे, उसको कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे क्लास में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, मॉड्यूल को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में अगर तुमको कोई क्वेरी बचती है तो मैं हूं, तो मतलब इसको फिर पूर्ण विराम लग जाता है कि हाँ मुझे अब ये पूरा का पूरा आता है। उससे ज़्यादा फिर अभी हम और क्या करेंगे, जो मटेरियल है वो तो पूरा सॉल्व कर चुके होंगे हम। समझ में आई बात ध्यान में? आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए मुझे आज लेक्चर यहीं पे स्टॉप देना पड़ेगा, बट आज शुरुआत करनी थी, कर दी मैंने। इज दैट ओके? सो थैंक यू सो मच।